हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मकान संपत्ति से कर योग्य आय। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे वेतन वेतन शीर्षक से आय। अब दूसरा शीर्षक क्या है? मकान शीर्षक कह सकते हैं या मकान संपत्ति से आय। ठीक है। मकान संपत्ति से आय कौन कौन सी आय मकान संपत्ति से मानी जाएगी? कौन सी आय? कोई आय मकान संपत्ति की आय कब मानी जाएगी? कोई आय मकान संपत्ति की आय शीर्षक से तभी कर योग्य होगी कब होगी? जब ये कंडीशन फॉलो करेगी। ये 3 कंडीशन है इसके लिए। पहली कंडीशन क्या है? जो आय है यानी कि इनकम है, कहाँ से हो? मकान या मकान से लगी भूमि से हो। कहाँ से हो? मकान से हो या मकान से लगी हुई भूमि से हो। मकान से लगी भूमि कहाँ से होना चाहिए? मकान से हो या मकान से लगी भूमि से हो। ठीक है। कहाँ से होना चाहिए? मकान, कोई भी मकान हो उससे हो या मकान से लगी हुई कोई भी भूमि हो, तो वो मकान संपत्ति शीर्षक से आय मानी जाएगी। दूसरी कंडीशन कौन सी है? दूसरी कंडीशन है करदाता जो है मकान का स्वामी हो। सॉरी, करदाता मकान का स्वामी हो। मकान का स्वामी हो। क्या हो? करदाता क्या हो? मकान का स्वामी हो। तीसरी कंडीशन कहती है कि करदाता मकान का प्रयोग किसका? मकान का प्रयोग स्वयं के व्यवसाय या पैसे के लिए ना करे। क्या है? मकान संपत्ति से आय कब मानी जाएगी? मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना करने के लिए मकान संपत्ति शीर्षक से आय कब मानी जाएगी? अगर कोई भी व्यक्ति मकान से कमा रहा है या फिर मकान से लगी हुई भूमि से कोई भी अर्निंग हो रही है, तो क्या कहलाएगी? मकान संपत्ति से आय। और दूसरी कंडीशन क्या है? मकान का जो स्वामी होना चाहिए वो करदाता होना चाहिए। तीसरा क्या है? मकान जो है करदाता जो है मकान का प्रयोग स्वयं के प्रयोग के लिए ना करे, यानी स्वयं के व्यवसाय के लिए या पैसे के लिए उसका उपयोग नहीं करे। यदि इसके बाद हम इसकी गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं? मकान संपत्ति से कर योग्य आय। मकान संपत्ति से कितनी आय पर हमें कर देना होगा? इसके लिए 2 कंडीशन होती हैं। या तो हम उस मकान का प्रयोग स्वयं के लिए करें या फिर उसे किराए में दे दें। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि यदि हम मकान का प्रयोग स्वयं के निवास के लिए करते हैं, मकान का प्रयोग स्वयं के निवास में प्रयुक्त। अगर कोई व्यक्ति स्वयं के निवास के लिए
मकान का उपयोग करता है तो किस तरह से टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, मकान संपत्ति से टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी for the assessment year 2000 जो चल रहा है, मान लीजिए 26 चल रहा है, 26, 27, 25, 26, जिस भी ईयर की हाउस प्रॉपर्टी निकालनी हो, टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी निकालनी हो, वो हम लिख देंगे। ठीक है, फिर पार्टिकुलर्स अमाउंट, नेट एनुअल वैल्यू, सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट एनुअल वैल्यू, उस घर की टोटल वैल्यू कितनी है उस वर्ष, वो लिखेंगे। उसमें से घटा देंगे, क्या घटाएंगे, डिडक्शन क्या है, अंडर सेक्शन 24B में जो डिडक्शन दिया गया है उसे घटा दिया जाएगा। और क्या इसमें घटा दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन INTREST, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों चीज़ें घटा दी जाएगी, इंटरेस्ट और डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हमारे पास कितनी इनकम हुई है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी क्या निकल जाएगी, इनकम हाउस प्रॉपर्टी से हमें कितनी इनकम हुई है। ठीक है, अब इसी के लिए जो हम लोग इंटरेस्ट की बात किए, तो इंटरेस्ट जो पहले था, कुछ दिनों पहले था और अभी वर्तमान में क्या है, पहले ऋण पर ब्याज जो था, इंटरेस्ट ऑन लोन था, ऋण पर ब्याज जो था पहले, कब, 31 मार्च 1999 से पहले, 1999 से पूर्व, 1999 से पूर्व कितना था, 30,000, कितना था, 30,000 था। लेकिन 1 अप्रैल या 31 मार्च 1999 के बाद इसे कितना कर दिया गया, बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया। कितना, जो इंटरेस्ट ऑन लोन था पर्सनल लोन पे, पर्सनल अगर कोई घर बनवाने के लिए या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो लोन लेते थे, उस पर जो ब्याज लगता था, उस पर छूट कितनी होती थी पहले, 1999 से पूर्व जो थी वो 30,000 तक छूट मिलती थी। लेकिन 31 मार्च 1999 के बाद उसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है, मकान संपत्ति से आय की गणना के लिए मकान शीर्षक से आय कब मानी जाएगी, उसके लिए 3 कंडीशन है। आय जो है मकान संपत्ति से लगी हुई भूमि से हो या फिर मकान से हो, करदाता जो है मकान का स्वामी हो, और करदाता स्वयं के प्रयोग के लिए या स्वयं के व्यवसाय के या पैसे के लिए मकान का उपयोग ना करे, तो ऐसी कंडीशन पे वह संपत्ति कर योग्य मानी जाएगी, वह मकान संपत्ति कर योग्य मानी जाएगी। और हम जब गणना करते हैं मकान संपत्ति से आय की, उसके लिए 2 कंडीशन होती है, मकान या तो हम स्वयं के लिए खरीदेंगे या फिर बनवाएंगे,
या तो अपने रहने के लिए या फिर किराए से देने के लिए। अगर हम रहने के लिए बनवाते हैं तो उस पर हम टैक्सेबल इनकम की गणना कैसे करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले टोटल जो एनुअल वैल्यू है घर की या मकान की उसे लिख देते हैं। फिर उसके पश्चात डिडक्शन जो है अंडर सेक्शन 24B, अंडर सेक्शन 24 में जो डिडक्शन है उसे दे दिया जाता है। ये मैक्सिमम 2 लाख का होता है, ठीक है। और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन जो घर बनवाने के लिए या घर के लिए जो लोन लिए हैं उस पर ब्याज अगर 2 लाख रुपए तक है वार्षिक तो उसकी भी छूट दे दी जाती है। उसके बाद इन दोनों को घटाने के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि हमें हाउस प्रॉपर्टी से कितना फ़ायदा हुआ है, कितनी आय हुई है, ये गणना कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अगर मकान को किराए पर दे दिया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या है, यदि मकान किराए पर दे दिया जाए। यदि मकान किराए पर दिया हो, क्या किया हो, किराए पर दिया हो। कोई भी व्यक्ति अगर मकान को किराए पर देने के लिए बनवाता है या किराए पर देता है तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे ये देखेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले क्या है, फेयर रेंट क्या है, इसमें भी निकालने के लिए क्या है, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे फेयर रेंट, ए में लिखेंगे फेयर रेंट, फेयर रेंट यानी कि उचित किराया, उचित किराया, जो भी उचित किराया होगा इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। फिर उचित किराया के बाद उसमें म्युनिसिपल वैल्यू लिखी जाएगी। क्या सेकंड क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू यानी कि नगर पालिका किराया, नगर पालिका किराया लिखा जाएगा कि नगर पालिका के अनुसार इस बिल्डिंग या इस मकान की कीमत कितनी है वो लिखा जाएगा। फिर इनमें से जो अधिक है, ए और बी सेम, यानी कि क्या कहेंगे, विच एवर, सी में क्या लिखेंगे, विच एवर इज मोर, ए एंड बी, ए और बी में जो ज़्यादा हो उसको लिखा जाएगा, ठीक है। फिर इसमें डी में स्टैंडर्ड रेंट यानी कि मानक किराया, क्या स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट लिखा जाएगा यानी कि मानक किराया। मानक किराया क्या होता है, एक क्षेत्र होता है उस पर एक डिसाइड कर दिया जाता है कि यहाँ पर स्थित बिल्डिंगों का इतना किराया होना चाहिए, ये क्या कहलाता है, मानक किराया, स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। नेक्स्ट ई, इसमें क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट यानी कि हमें कितनी अपेक्षा थी इस रूम से कि हमें कितना पैसा मिल सकता है, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड रेंट यानी कि
अपेक्षित किराया, अपेक्षित किराया, अपेक्षित किराया, एक्सपेक्टेड रेंट। फिर इसको लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा स्टैंडर्ड रेंट, इसके नीचे लिखा जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। फिर इसमें क्या किया जाएगा, विच एवर इज लेस, यानी कि सी और डी में, यानी जो म्युनिसिपल और फेयर वैल्यू जो है उनमें से जो अधिक होगा उसमें से, और स्टैंडर्ड रेंट में से जो भी कम हो। स्टैंडर्ड रेंट अगर कम है वो लिखा जाएगा, या फिर म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर वैल्यू जो भी कम होगी उसे लिखा जाएगा। क्या है, विच एवर इज लेस ऑफ सी एंड डी, सी और डी में जो कम होगा वो लिखा जाएगा। फिर इसके बाद एफ ई हो गया। एफ में क्या लिखा जाएगा, एक्चुअल रेंट, यानी कि हमें वास्तविक में कितना किराया प्राप्त हो रहा है। एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट यानी कि वास्तविक किराया, वास्तविक किराया जो हमें प्राप्त हो रहा है वो लिखा जाएगा। ठीक है, और इसमें से कौन सा ज़्यादा है वो लिखा जाएगा। एक्चुअल रेंट और जो इसमें से क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट है। क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, इसमें से जो ज़्यादा है वो लिखा जाएगा। क्या है, विच एवर इज मोर ऑफ ई एंड एफ, ई और एफ में जो ज़्यादा हो वो लिखा जाएगा। ठीक है, उसको यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टैक्सेबल इनकम। फिर इसमें कुछ चीज़ें घटा दी जाती हैं, यानी कि हम क्या देखेंगे, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में जो अधिक होगा उसे लिख देंगे, और उसमें कुछ चीज़ें घटाई जाएंगी। कौन कौन सी चीज़ें घटाई जाती हैं, कुछ चीज़ें घटाई जाती हैं। क्या क्या घटाई जाती है, लेस क्या किया जाएगा, लेस क्या किया जाएगा, रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड। क्या है, रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, वैकेंसी पीरियड यानी कि रूम जितने महीने खाली रहा है वो लिख दिया जाएगा, उसको घटा दिया जाएगा। तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें से, यानी कि जो हम लोग पहले लिखे हैं, मोर जो होगा एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में, उसमें से घटा दिया जाएगा रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या आएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। तो इसे हम इस साइड लिख देंगे कि हमारे पास ग्रॉस कितना पैसा आया है, कि हमारे पास कितना ग्रॉस वैल्यू बची है। ठीक है, फिर उसमें घटा देंगे, क्या घटाएंगे, लेस म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स यानी कि जो नगर निगम के द्वारा हमसे क्या वसूल किया जाता है, कर वसूल किया जाता है, उसको घटा दिया जाएगा। घटाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। क्या आएगा,
नेट एनुअल वैल्यू क्या आएगा, नेट एनुअल वैल्यू। जैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई थी उसमें मैन म्यूनसिपल टैक्स घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू हमारे घर की एनुअल वैल्यू आ जाएगी, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। इसमें डिडक्शन कर देंगे, छूट क्या क्या डिस्काउंट दे देते हैं, क्या क्या छूट दी जाती है इसमें। डिडक्शन क्या है, लेस। क्या होगा, लेस। लेस क्या क्या करेंगे, डिडक्शन। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बी 24 ए क्या है, 24 इसमें ए बी और सी तीन तरीके का डिडक्शन मिलते हैं। पहला है ए एक, इसमें क्या होता है, जो स्टेचुअरी डिडक्शन होता है वो दिया जाता है। क्या दिया जाता है, स्टेचुअरी डिडक्शन। इसको आगे ही लिख देता हूँ, क्या है ये, स्टेचुअरी डिडक्शन। पहले में स्टेचुअरी डिडक्शन इसको घटा दिया जाता है। और क्या घटाया जाता है, 30% एनुअल वैल्यू। कितना घटाया जाता है, बी में 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू का 30% घटाया जाता है। एनुअल वैल्यू इसकी छूट मिलती है। और इंटरेस्ट ऑन लोन, सी में इंटरेस्ट ऑन लोन, इतनी चीज़ें छूट मिलती हैं। ठीक है, तो इसको भी घटा देंगे। इन तीनों को घटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट जैसे इन तीनों चीज़ों को घटाएंगे तो हमारे पास मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि हम मकान किराए से देते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, क्या रिसीव होगा हमारे पास, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, COME, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी जिस पर हमें टैक्स देना है। हाउस प्रॉपर्टी का जो वो है उस पर हमें टैक्स देना है। ठीक है, तो क्या क्या होता है, फेयर रेंट होता है और म्युनिसिपल रेंट होता है। म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट, इसमें जो मोर होता है वो लिखा जाता है, फिर स्टैंडर्ड रेंट लिखा जाता है और एक्सपेक्टेड रेंट लिखा जाता है। तो इनमें से दोनों में से जो अधिक हो, जो अधिक नहीं जो कम हो उससे लिखा जाता है। फिर क्या किया जाता है, एक्चुअल रेंट। जो एक्चुअल रेंट होता है और जो एक्सपेक्टेड रेंट होता है उनमें से जो अधिक हो वो लिखा जाता है। उसमें घटाया क्या जाता है, जितने महीने रूम खाली रहा हो या घर खाली रहा हो उसको घटा दिया जाता है। उसको घटाने के पश्चात हमारे पास प्राप्त होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर क्या किया जाता है, म्युनिसिपल टैक्स घटा दिया जाता है जिससे नेट एनुअल वैल्यू हमें घर की मिल जाती है। उसके पश्चात तीन मुझे मेन रूप से डिडक्शन मिलते हैं, स्टेचुअरी डिडक्शन एंड एनुअल वैल्यू का 30% डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ये तीनों डिडक्शन या कटौती हमें मिलती है। इन तीनों को घटाने के पश्चात हमारे पास क्या मिल जाता है, हाउस प्रॉपर्टी से हमें टोटल इनकम कितनी हुई है ये हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या मकान संपत्ति से आय जो थी उसके दोनों, यदि हम स्वयं के लिए मकान का उपयोग कर रहे हैं उससे किस तरह से हम उसके इनकम की कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि गणना कैसे करेंगे, और यदि हम मकान किराए पर देते हैं उसके इनकम की गणना हम कैसे करेंगे, ये दोनों हम लोग सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट आता है हमारा व्यापार एवं पेशा। क्या आता है, व्यापार एवं पेशा।
व्यापार एवं पेशा में हम किस तरह से इनकम जनरेट करते हैं और उसकी आय की गणना हम कैसे करते हैं, उसके आय हम लोग कैसे निकालते हैं। तो व्यापार एवं पेशे से आय क्या है? व्यापार एवं पेशे से आय किससे? व्यापार एवं पेशे से आय। व्यापार एवं पेशा जो है एक महत्वपूर्ण शीर्षक है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा इनकम सरकार के द्वारा अर्न की जाती है। क्या है? यह एक महत्वपूर्ण शीर्षक है। व्यापार एवं पेशा क्या है? एक महत्वपूर्ण, यह आय का, इनकम का, आय का एक महत्वपूर्ण शीर्षक है। क्या है? महत्वपूर्ण शीर्षक है। क्या है? महत्वपूर्ण शीर्षक, क्योंकि आयकर अधिनियम में वर्णित विभिन्न शीर्षकों में से इसी शीर्षक से सरकार को सर्वाधिक कर की प्राप्ति होती है। शीर्षक से सरकार को सर्वाधिक कर की प्राप्ति होती है। कर की प्राप्ति होती है। क्या होता है? जो व्यापार एवं पेशा है, क्योंकि व्यापार करने वाले ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा मुख्य रूप से टैक्स का पे कौन करता है, या तो कोई व्यापारी होता है या फिर कोई पेशेवर व्यक्ति होता है। तो सबसे ज़्यादा सरकार को इनकम कहाँ से होती है? या तो व्यापार से होती है या फिर पेशे से होती है, और दोनों को यही शामिल कर दिया गया है, या व्यापार या पेशे को। व्यापार एवं पेशे से सरकार को सर्वाधिक प्राप्ति होती है, इसलिए इसे सरकार का सबसे महत्वपूर्ण शीर्षक माना जाता है। कौन कौन सी आय जो है तो व्यापार एवं पेशे से आय मानी जाएगी? तो क्या कौन कौन सी आय? व्यापार एवं पेशे की कर योग्य आय। व्यापार एवं पेशे से कर योग्य आय। व्यापार अगर कोई करता है या पेशा करता है तो उससे कौन कौन सी आय को कर योग्य माना जाएगा? पहला है, फर्स्ट है, क्या है? माल की बिक्री से आय। किससे आय? माल की बिक्री से आय। बिक्री से आय। कहाँ से आय? माल की बिक्री से। अगर कोई भी माल बेचता है उससे जो आय होगा क्या कहलाएगा? व्यापार एवं पेशे से कर योग्य आय माना जाएगा। सेकंड है कमीशन। कहीं कमीशन से अगर पैसा प्राप्त हुआ है वो भी कर योग्य होगा, या फिर बट्टा से पैसे बचा लिए हैं, बट्टे के द्वारा पैसा बचा लिए हैं, या फिर आढ़त से आय, तो भी ये क्या कहलाएगा? कर योग्य होगा। ठीक है। सेवा देने वाली, तीसरा क्या है? सेवा देने वाली। अगर कोई संस्था है, सेवा देने वाली
संस्थाओं सेवा देने वाली संस्थाओं से आय। क्या है? सेवा देने वाली संस्थाओं से आय। फोर्थ क्या है? पेशागत आय। पेशागत आय। पेशागत आय। नेक्स्ट है विशेष स्थिति में प्राप्त क्षतिपूर्ति। विशेष स्थिति में प्राप्त क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति। 6 आयात लाइसेंस के विक्रय से लाभ। आयात लाइसेंस के विक्रय से आय। विक्रय से आय। आयात लाइसेंस के विक्रय से आय। लाइसेंस के विक्रय से आय। नेक्स्ट है 7 साझेदारों को फर्म से प्राप्त वेतन बोनस एवं ब्याज से आय। ब्याज से आय। नेक्स्ट है 8वां प्रतिस्पर्धा ना करने के लिए अगर किसी को पैसा दिया जाता है। क्या है? प्रतिस्पर्धा ना करने के बदले प्राप्त राशि। कोई अगर प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, उसे ना करने के लिए अगर कोई पैसा देता है, वो भी कर योग्य होगी। नेक्स्ट है 9th नंबर महत्वपूर्ण बीमा योजना से प्राप्ति। महत्वपूर्ण बीमा योजना से प्राप्ति। 10 सट्टे एवं अवैध व्यवसाय की आय। सट्टे एवं अवैध व्यवसाय की आय। अवैध व्यवसाय की आय। सट्टे एवं अवैध व्यवसाय की आय। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त। वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त संपत्ति के विक्रय से आय। संपत्ति के विक्रय से आय। लास्ट क्या है? करदाता द्वारा आगे लाया गया लाभांश या प्राप्तियां। करदाता द्वारा आगे लाया गया लाभांश या प्राप्तियां।
व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है, क्योंकि सरकार को इस शीर्षक से सर्वाधिक इनकम की प्राप्ति होती है। यानी सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा किस किस शीर्षक से मिलता है? व्यापार एवं पेशे के शीर्षक जो होता है इससे सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। व्यापार एवं पेशे में कौन कौन सी इनकम है जो कर योग्य होगी? कौन कौन सी है? पहला, माल की बिक्री से आय अगर है कुछ तो वो कर योग्य होगी। कमीशन मिल रहा है, बट्टा है, आढ़त से आय हो रही है, वो भी कर योग्य होगी। सेवा देने वाली संस्थाओं से अगर कोई भी इनकम हो रही है वो भी कर योग्य होगी। पेशागत कोई भी इनकम प्राप्त हो रही है वो भी। विशेष स्थिति की से प्राप्त क्षतिपूर्ति है, या लाइसेंस के विक्रय से जो आय हो, साझेदारों के फर्म से प्राप्त वेतन, बोनस, ब्याज और प्रतिस्पर्धा ना करने के बदले अगर किसी को पैसा दिया जाए, महत्वपूर्ण बीमा योजना से अगर कोई पैसा प्राप्त हो जाए, सट्टे या अवैध व्यवसाय से पैसा प्राप्त हो जाए, या फिर वैज्ञानिक कोई बिल्डिंग है या संपत्तियां हैं उनको बेचने से अगर कोई पैसा मिल जाए, या फिर करदाता द्वारा जो पिछला लाभ है उसे आगे लाया जा रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा? व्यापार एवं पेशे की आय में कर योग्य आय माना जाएगा। अब व्यवसाय और पेशा के अंतर्गत जो आय है उसकी कैलकुलेशन या कि उसकी गणना कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं, कैसे आय की गणना करेंगे। व्यवसाय की कर योग्य आय की गणना क्या है? व्यवसाय के कर योग्य आय की गणना कर योग्य आय की गणना कैसे करेंगे? पार्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। प्रॉफिट जो हुआ है कहाँ हुआ है? पीएल अकाउंट में जो प्रॉफिट है वो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट के अनुसार जो भी लाभांश हो वो यहाँ लिखा जाएगा। इसमें ऐड क्या क्या किया जाएगा? ऐड यानी कि क्या क्या जोड़ा जाएगा? एक्सपेंसेस और लॉसेस डिसअलाउड। एक्सपेंसेस और लॉसेस डिसअलाउड but charge in PL अकाउंट। कोई भी एक्सपेंस है या लॉस है वो क्या किया गया था? अलाउ नहीं किया गया था या छूट गया था, वो क्या हो जाए? पीएल में जोड़ दिया गया हो तो उसे क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जो कि एक्सपेंस हुआ था, एक्सपेंस या कोई भी लॉस हुआ था उसे पीएल में डिसअलाउ कर दिया गया था, मतलब नहीं लिखा गया था, उसे क्या कर देंगे? इसमें जोड़ देंगे, ऐड करेंगे। क्या है? एक्सपेंस और लॉसेस डिसअलाउड बट चार्ज इन पीएल। अलाउ नहीं किया गया था यानी कि एक्सपेंस नहीं हुए थे और फिर भी इसके पश्चात भी उसे पीएल में लिख दिया गया था। थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। अलाउ नहीं किया गया था, ऐसे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जिसे अलाउ नहीं किया गया था बट
पीएल में चार्ज कर दिया गया था या पीएल में जोड़ दिया गया था, उसे भी जोड़ दिया जाएगा। इनकम फ्रॉम टैक्सेबल इनकम, इनकम टैक्सेबल एज ए बिजनेस इनकम बट नॉट क्रेडिट इन पीएल। क्या हुआ था, टैक्सेबल इनकम थी, बिजनेस इनकम थी, बिजनेस इनकम की तरह थी, बट उसे क्रेडिट नहीं किया गया था। क्या, इनकम टैक्सेबल इनकम। फर्स्ट हो गया। सेकंड, इसमें क्या 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 ऐड किया जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा। सेकंड, इनकम टैक्सेबल, इनकम टैक्सेबल, टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम, इनकम बट नॉट क्रेडिट इन पीएल, बट नॉट क्रेडिट इन पीएल। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट नहीं किया गया था। जो टैक्सेबल इनकम या बिजनेस इनकम थी उसे क्या किया गया था, पीएल में क्रेडिट नहीं किया गया था, उसे भी जोड़ दिया जाएगा। थर्ड, थर्ड क्या किया जाएगा, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इन एक्सेस, एक्सेस ऑफ द allowed amount charge in PL, चार्ज इन पीएल। एक्सेस एक्सपेंसेस जो ही उसे भी चार्ज कर दिया गया था, पीएल अकाउंट में चार्ज कर दिया गया था। एंड थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, अंडर वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर किसी भी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कम कर दिया गया हो और ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अगर बढ़ाकर दिखा दिया गया हो, उसे भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इतनी चीज़ें हमारे उसमें जोड़ी जाएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस में से क्या क्या जोड़ी जाएंगी, अगर कोई भी लॉसेस है वो डिसअलाउड हो गया था बट उसे पीएल में चार्ज कर दिया गया। फिर क्या है, टैक्सेबल इनकम है, बिजनेस इनकम है, उसे अगर पीएल में क्रेडिट नहीं किया गया है तो उसे जोड़ दिया जाएगा। अगर कोई भी एक्सपेंस है, एक्सेस एक्सपेंस है यानी ज़्यादा एक्सपेंस है, उसे पीएल में चार्ज कर दिया गया हो तो भी क्या कर दिया जाएगा, इसे जोड़ दिया जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन हो जाती है यानी कि कम दिखा दिया जाता है और ओवर वैल्यूएशन हो जाती है किसकी, ओपनिंग स्टॉक की, तो भी उसे जोड़ दिया जाएगा। फिर कुछ चीज़ें इसमें घटा दी जाएंगी। क्या क्या घटाई जाएंगी, लेस, लेस क्या क्या किया जाएगा, एक्सपेंसेस लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस। अलाउड बट, अलाउ तो थे, अलाउड बट नॉट डेबिट, डेबिट टू पीएल अकाउंट, इसे घटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। फिर और क्या लेस किया जाएगा, फर्स्ट सेकंड क्या लेस किया जाएगा, इनकम नॉट टैक्सेबल, इनकम जो टैक्सेबल नहीं थी, टैक्सेबल नहीं थी, एज बिजनेस, बिजनेस इनकम, इनकम बट क्रेडिट कर दी गई, पीएल में क्रेडिट कर दी गई। कोई भी टैक्सेबल इनकम जो थी टैक्सेबल नहीं थी बट उसे क्या कर दिया गया, पीएल में क्रेडिट कर दिया गया, तो उसे भी घटा दिया जाएगा। फिर
अगर कोई भी चीज़ एग्जम्प्ट थिंग्स थी उसे भी घटा दिया जाएगा, जो कि कर में छूट जिनसे मिला हुआ था उसे भी घटा दिया जाएगा। लास्ट में क्या है, चौथा, और क्या, अगर कोई भी ओवर वैल्यूएशन कर दिया गया है किसका, क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन, और अंडर वैल्यूएशन किसका हो गया है, ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन, और क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन एंड ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हो गया है, वैल्यूएशन है तो उसे भी घटा दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस से हमारे पास टैक्सेबल इनकम कितना प्राप्त हुई है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें कुछ छूट जो दी गई है तो उनको हम लोग देखते हैं कि व्ययों में क्या क्या छूट है, कैसे कैसे है। और कुछ व्यय जो हैं एक्सपेंसेस किसे स्पष्ट रूप से एक्सपेंस माने जाएंगे, कुछ ऐसे जो व्यय हैं जिसे स्पष्ट रूप से एक्सपेंस नहीं माना जाता। सीधी सीधी बात है, कौन कौन से व्यवसाय पैसे के अंतर्गत एक्सपेंस माने जाएंगे और कौन कौन से एक्सपेंस नहीं माने जाएंगे। क्या है, व्ययों के संबंध में छूट। व्ययों के संबंध में छूट, व्ययों के संबंध में छूट। व्यापार एवं पैसे, क्या है, व्यापार एवं पैसे की आय, व्यापार एवं पैसे की आय प्राप्त करने हेतु अनेक व्यावसायिक व्यय किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, व्यावसायिक व्यय किए जाते हैं। इनमें से कुछ व्ययों की कटौती प्राप्त होती है, कुछ की प्राप्त नहीं होती। जिनकी कटौती प्राप्त होती है वो क्या कहलाते हैं, स्वीकृत व्यय, यानी कि स्पष्टता स्वीकृत व्यय। और वो कौन से हैं, हम लोग नीचे देख लेते हैं। ठीक है, तो आयकर अधिनियम के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 में स्पष्टता स्वीकृत व्यय, स्पष्ट रूप से कौन कौन से व्यय स्वीकृत हैं कि ये व्यय कहलाएंगे। पहला क्या है, भवन का किराया। फिर कर, अगर कोई भी टैक्स पेमेंट करते हैं वो भी स्पष्टता स्वीकृत व्यय। फिर मरम्मत व्यय, क्या है, मरम्मत व्यय। सेकंड, अगर कोई प्लांट खरीदते हैं, प्लांट मशीनरी एवं
फर्नीचर की मरम्मत एवं बीमा व्यय। क्या है? बीमा व्यय। क्या क्या? प्लांट, मशीनरी या फिर कोई फर्नीचर है उसकी मरम्मत या बीमा पर कोई भी अगर व्यय होता है। नेक्स्ट है सामग्री एवं माल का बीमा प्रीमियम। क्या है? सामग्री एवं माल का बीमा प्रीमियम ये क्या कहलाएंगे? स्पष्टतः स्वीकृत व्यय। कौन कौन? भवन का किराया हो गया, कर हो गया, मरम्मत व्यय हो गया, प्लांट है अगर कोई भी, या फिर मशीनरी है या फर्नीचर है उस पर कोई मरम्मत व्यय हो रहा है या फिर बीमा व्यय हो रहा है, या फिर सामग्री एवं माल का भी कोई बीमा अगर करवाता है उस पर जो व्यय होगा क्या कहलाएगा? स्पष्टतः स्वीकृत व्यय। नेक्स्ट क्या है? सरकारी समिति द्वारा पशुओं का बीमा। क्या है? सहकारी समिति। क्या है? सहकारी समिति द्वारा पशुओं का बीमा ये भी स्पष्टता स्वीकृत व्यय है। नेक्स्ट है कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम। कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम ये भी स्पष्टता स्वीकृत व्यय है। अगर कोई भी कंपनी या फैक्ट्री क्या है किसी भी कर्मचारी को स्वास्थ्य के लिए बीमा प्रीमियम उपलब्ध कराती है, वो भी इसके अंतर्गत आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्पष्टता स्वीकृत व्यय माना जाएगा। मृत या अयोग्य पशुओं की हानि। क्या है? अगर कोई भी मृत हो जाए पशु, मृत या अयोग्य पशुओं की हानि, पशुओं की हानि अगर कोई भी पशु मर जाता है या फिर अयोग्य हो जाता है, या गाय जैसे है तो दूध नहीं देती है, उससे इनकम नहीं हो रही है, वो भी क्या माना जाएगा? स्वीकृत व्यय। अशुद्ध ऋण अगर कोई भी है या फिर डूबत ऋण से हानि, अगर कोई भी ऋण है वो डूब जाए वो भी क्या कहलाएगा? स्वीकृत व्यय। अशुद्ध या डूबत ऋण। क्या है? अशुद्ध या डूबत ऋण। डूबत ऋण से हानि। किससे? अशुद्ध या डूबत ऋण से हानि। अशुद्ध या डूबत ऋण से हानि। नेक्स्ट क्या है? बैंक जो नगद लेन देन पर कर लगाती है। क्या है? बैंक नगद लेन देन कर। क्या है? बैंक नगद लेन देन कर। नेक्स्ट क्या है? प्रतिभूति लेन देन कर। अगर कोई भी प्रतिभूति खरीदता है यानी सिक्योरिटी खरीदता है तो भी उस पर भी अगर कोई भी कर लगाया जाता है वो भी क्या कहलाता है? स्पष्टता स्वीकृत व्यय ही कहलाता है, लेन देन कर। नेक्स्ट क्या है? वस्तु लेन देन कर। वस्तु लेन देन कर। नेक्स्ट कर्मचारी द्वारा कोई भी गबन कर लिया गया अगर
कर्मचारियों द्वारा किया गया गबन नए टेलीफोन इंस्टॉल करने में कोई भी अगर व्यय हुआ है, टेलीफोन इंस्टॉल करने में व्यय, इंस्टॉल करने में व्यय, व्यावसायिक भवन की सुरक्षा में किया गया कानूनी व्यय, जो बिल्डिंग है 13 उसके, यानी कि व्यावसायिक क्या है, व्यावसायिक भवन की सुरक्षा में, व्यावसायिक भवन की सुरक्षा के लिए किया गया कानूनी व्यय, क्या कहलाएगा, स्वीकृत व्यय। एक और है लास्ट, यहीं पे देख लेते हैं 14th क्या है, आयकर अगर है, आयकर के संबंध में अगर कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है उसमें जो व्यय किया गया हो, तो आयकर क्या है, आयकर कलर चेंज कर देते हैं, आयकर के संबंध में कानूनी कार्यवाहियों में व्यय, कानूनी कार्यवाही में व्यय क्या है, जब हम लोग व्यापार एवं पैसे से जो आय है उसके आय की गणना करते हैं, उसमें से जो व्यय होते हैं कुछ स्वीकृत व्यय होते हैं और कुछ अस्वीकृत व्यय होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे व्यय होते हैं जैसे आयकर अधिनियम कहता है कि इसे व्यय माना जाएगा, और कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिसे आयकर अधिनियम व्यय या खर्चे नहीं मानता है, इसलिए उन्हें नहीं घटाया जाता है, और जो स्वीकृत व्यय है उसे आयकर छूट देता है और उसे टोटल आय में से घटाया जाता है। तो ये क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, व्ययों में किन किन व्ययों को स्वीकृत व्यय मानता है, जो आयकर अधिनियम में किन व्ययों को स्वीकृत व्यय मानता है। भवन का किराया है, कर है, मरम्मत व्यय है, प्लांट है, मशीनरी या फर्नीचर पर मरम्मत व्यय या बीमा है, सामग्री या माल जो या का अगर बीमा करवा लिया वो भी स्वीकृत व्यय है, सहकारी समिति अगर है वो पशुओं का बीमा करवाती है तो वो भी स्वीकृत व्यय है, कर्मचारी है तो अगर कोई कंपनी स्वास्थ्य बीमा लेती है वो भी स्वीकृत व्यय है, अगर कोई भी पशु मर जाता है या फिर अयोग्य घोषित हो जाता है कि ये अब काम नहीं कर सकता है तो भी क्या कहलाएगा, स्वीकृत व्यय कहलाएगा। अशुद्ध ऋण या डूबत ऋण है वो भी क्या है, स्वीकृत व्यय है। और बैंक अगर नगद लेन देन करते हैं, कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, उस पर अगर कोई टैक्स लगाता है या प्रतिभूति के लेन देन पर टैक्स लगाते हैं या फिर वस्तु के लेन देन पर टैक्स लगाते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, स्वीकृत व्यय। अगर किसी भी कर्मचारी को पैसा लेके भाग जाता है यानी कि गबन कर जाता है तो वो भी व्यय के अंतर्गत आएगा। अगर कोई भी व्यक्ति टेलीफोन इंस्टॉल करवाता है अपने कंपनी या संस्था या व्यवसाय में तो वो भी व्यय के अंतर्गत आएगा। या फिर कोई भी व्यवसाय क्या कहता है, भवन की सुरक्षा के लिए कोई भी कानूनी व्यय करता है वो भी व्यय की कैटेगरी में आएगा, यानी कि स्वीकृत व्यय कैटेगरी में आएगा। और एक क्या लास्ट में, आयकर संबंधित अगर कोई भी कानूनी कार्यवाही चल रही है उससे भी संबंधित अगर कोई भी व्यय करता है तो क्या कहलाएगा, स्वीकृत व्यय। अब आयकर अधिनियम स्पष्टता अस्वीकृत व्यय, हम लोग स्वीकृत तो पढ़ चुके, लेकिन आयकर अधिनियम कुछ अस्वीकृत व्यय भी हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं। अस्वीकृत व्यय मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा है, उन्हें भी देख लेते हैं। अस्वीकृत व्यय क्या है, आयकर अधिनियम
अधिनियम 1961 में स्पष्टतः अस्वीकृत व्यय। फर्स्ट क्या है, कुल कर योग्य आय में सम्मिलित न होने वाली आय, सम्मिलित न होने वाली आय क्या है, कुल कर योग्य आय में न सम्मिलित होने वाली आय के संबंध में अगर जो आय है वो कर योग्य आय नहीं है, अगर उसको क्या माना जाएगा, उसके संबंध में अगर कोई व्यय किया जाता है तो वो कटौती नहीं मानी जाएगी। आय है उसके संबंध में किए गए व्यय जो कर योग्य आय नहीं सम्मिलित है, कर योग्य आय में सम्मिलित नहीं है, उस पर अगर कोई व्यय किया जाता है क्या कहलाएगा, अस्वीकृत व्यय कहलाएगा, या फिर इसे शामिल नहीं किया जाएगा। या फिर सेकंड है दान जो है ये क्या है, इसमें भी कटौती नहीं दी जाती है, कटौती या छूट नहीं दी जाती है। इन दोनों में कटौती नहीं दी जाती है, कटौती यानी कि डिडक्शन, यानी कि या फिर इसे कह सकते हैं ये अस्वीकृत व्यय है, इसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता है और इन पर छूट नहीं मिलती है। थर्ड है, अगर कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दान करता है, दान में ही वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, इसलिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दान करता है तो उसे डिडक्शन मिलता है, यानी कि कटौती की प्राप्ति होती है। यानी कि अगर टोटल इनकम 10,000 है तो अगर कोई भी उसमें से 200 रुपये या 500 रुपये दान कर देता है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, तो उसकी टैक्स की कैलकुलेशन कितने पर किया जाएगा, 9,500 रुपये पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निजी व्यय। चौथा क्या है, निजी व्यय। खुद के अगर उपयोग के लिए कोई भी व्यय करते हैं तो क्या कहलाएगा, वो निजी व्यय। इसे भी अस्वीकृत व्यय, इसकी भी कटौती को शामिल नहीं किया जा सकता। निजी व्यय यानी कि ये भी क्या है, अस्वीकृत कटौती या अस्वीकृत व्यय। अगर राजनीतिक पार्टी है, उसकी पत्रिका है, सेमिनार में कोई विज्ञापन दिया जा रहा है, उसकी भी कटौती को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उद्गम स्थान पर कटौती न करने पर अस्वीकृत व्यय है, इत्यादि बहुत सारे व्यय हैं जिसे अस्वीकृत व्यय की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पूंजी लाभ की मदें, इनमें क्या क्या है, और हास ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूंजी लाभ से भी पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हास पहले पढ़ेंगे, इसके बाद पूंजी लाभ की मदें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और नेट सेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। हिंदी मीडियम में कोई भी इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी आपको, इसलिए अगर आपको तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।